मगर इतना पता था कि पूरे शहर में पुलिस हरकत में आ चुकी होगी और वायरलेस पर पैगाम चल रहे होंगे। हमने वैन को एक जगह खेतों में छोड़ दिया और दो टोलियों की सूरत में अपने दरमियान कुछ फासला रखकर आगे बढ़ने लगे। जल्दी हम एक वीरान खश्त भट्टा पर पहुंच गए। यह खश्त भट्टा ढह चुका था और यहां भट्टे की बुनियादों में नीचे की तरफ दो खोलियां सी बनी हुई थी। हम इन खोलियों में जा छुपे। इस तरफ कोई आता जाता नहीं था। चमगादड़े और बिल्लियां थीं या आवारा कुत्ते थे। हम पूरे 4 दिन वहां छुपे रहे। आखिर भूख से बेबस हो गए। थोड़े से बिस्किट और नीमको थे, वो भी खत्म हो चुके थे। हमें अंदाजा हो चुका था कि पुलिस इस इलाके में भी हमें ढूंढ रही है। बहुत सोच विचार के बाद अजय और नूरी ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। सर्दी बहुत थी। अजय ने अपना मुंह सर एक गर्म चादर में लपेट लिया। नूरी ने भी अपनी चादर से नकाब कर लिया था। वो दोनों मियां बीवी के रूप में खोली से निकले और करीबी बाजार की तरफ रवाना हुए। करीबी बाजार भी वहां से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। ये एक छोटी सी रेलवे कॉलोनी की 3-4 दुकानें थीं। अब आगे की बात बताओ तुम नूरी। इकबाल ने नूरी को गुफ्तगू में शामिल करना चाहा। नूरी गुमसुम बैठी थी। उसके कानों के झुमके भी उसकी तरह उदास नजर आते थे। भांडियल में वो हमें घाघरे और खुले किरेबा वाली चोली में नजर आती थी। उसकी उरियां कमर नाजुक शाख की तरह लचकती थी और उसकी चाल में एक मुश्ताइल करने वाला लहराव होता था। मगर आज वो यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती थी। कुछ देर तक तजब्जब में रहने के बाद वो बोली, अजय बाबू और मैं बाजार के पास पहुंचे तो वहां पुलिस की एक गाड़ी खड़ी नजर आई। अजय बाबू ने मुझसे कहा कि हम दोनों का इकट्ठे आगे जाना ठीक नहीं। इन्होंने मुझे वहां एक खंबे के पास खड़ा किया और खुद सौदा लेने के लिए आगे चले गए। अभी उनको गए 2-4 मिनट ही हुए थे कि एक जीप मेरे पास आकर रुकी। इसमें भी पुलिस वाले थे। इन्होंने मुझसे पूछा, बीबी तुम यहां क्या करत हो? मैंने कहा, मेरा घर वाला आगे गया है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने 2-4 बातें की और उनको मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। मुझे एक चौकी पर जनाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस वालियों ने भी मुझसे बहुत सवालात किए। उन्होंने मेरा पता ठिकाना पूछा। मैं कुछ भी ना बता सकी। इनका शक पक्का हो गया कि मैं इन 6 लोगों में से हूं जो 5 दिन पहले होटल से गायब हुए थे। कोई 3 घंटे तक चौकी में रुकने के बाद मुझे एक कोठी में पहुंचा दिया गया। यहां एक कमरा था जो धुएं से काला हो रहा था। यहां मारने पीटने का सामान भी पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद भारी मूंछों वाला सूजी सूजी आंखों वाला एक अफसर कमरे में आया। मैंने पहचान लिया ये वही बंदा था जो आप दोनों को होटल से पकड़ कर ले गया था। वो बहुत खराब बंदा था। उसने मुझे गालियां दी और बहुत डराया धमकाया। उसने कहा कि वो इस कमरे में धुआं छोड़ देवेगा और मैं खांस खांस कर मर जाऊंगी। वो बहुत बुरा बंदा था जी। उसने मुझे बहुत थप्पड़ मारे और दीवारों के साथ पटका। मेरा बाजू टूट गया और नूरी की आवाज भरा गई और वो सिसकने लगी। मैडम सफूरा ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी। मैडम सफूरा ने बाकी की रुदाद इंग्लिश में बयान करते हुए कहा, यह डीएसपी माहौल बिल्कुल जनूनी बंदा था। ये नूरी से हमारा पता ठिकाना पूछना चाहता था। इसने नूरी को रेप करने की कोशिश भी की। मगर यहां हमें माहौल की बीवी की तारीफ करना पड़ती है। उसका नाम आसमा है और अताउर रहमान उसका सगा भाई है। जब सज्जाद माहौल नशे में चूर बेकस नूरी से ज्यादती की कोशिश कर रहा था, वो कमरे में आई। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने शौहर के सर पर पीछे से मार्बल के वजनी गुलदान से जरब लगाई। वो बेसुध हो गया। आसमा ने नूरी को कपड़े पहनाए और उसे फौरी तौर अपने भाई अता के हवाले कर दिया। वो उसे सज्जाद माहौल की कोठी से लेकर निकल गया। सज्जाद माहौल को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई थी। आसमा ने इसे गाड़ी में डाला और खुद लेकर अस्पताल पहुंची। अब पता नहीं वो किस हाल में है। अताउर रहमान ने कहा, सज्जाद भाई अब तक अस्पताल ही में है। उनके दिमाग में खून जम गया है। ऑपरेशन के जरिए खून का दोतरा निकाला गया है। अब वो बेहतर हो रहे हैं। किसी तरह का शक तो नहीं हुआ है उसे? इमरान ने पूछा। नहीं जी, अताउर रहमान ने जवाब दिया, अभी तक तो कोई शक नहीं है। आगे का पता नहीं है। वैसे भी चोट के बाद भाई साहब काफी कमजोर हो गए। मुझे तो लगता है कि वो खामोश हो गया। क्या लगता है? इमरान ने इस्तफसार किया। लगता है कि अब वो पुलिस की सर्विस भी छोड़ देंगे। बहुत बदले बदले नजर आते हैं वो। मेरी आंखों के सामने आसमा का चेहरा घूमने लगा। वो एक वफादार बीवी थी, एक बाहिम्मत औरत थी और उसके साथ साथ एहसान शनास भी थी। अपनी एहसान शनासी में वो इस हद तक गई थी जहां तक जा सकती थी। वो हमारे लिए तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने नूरी के लिए और दीगर हमारे साथियों के लिए अपनी हिम्मत के मुताबिक सब कुछ किया था। अताउर रहमान ने कहा, नूरी मेरे पास थी। मैंने इसे अपने एक सिख दोस्त के घर ठहरा दिया। अब नया मसला पैदा हुआ। नूरी ठीक से बता नहीं सकती थी कि बाकी लोग कहाँ हैं। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो लोग जहां पर हैं वहां से थोड़ी दूर 2 और खश्त भट्टे हैं।
ये दोनों भट्टे 11 के हिंसे की तरह बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं। ये दोनों भट्टे चालू हैं और इनमें से रात दिन धुआं निकलता रहता था। अब हमने इन दोनों भट्टों की तलाश शुरू की। हम भट्टे तलाश कर रहे थे और साथ साथ हमें यह अंदेशा भी था कि शायद नूरी के लापता होने के बाद बाकी लोग अपने पनाहगाह छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। साथ साथ जुड़े हुए दोनों भट्टों की तलाश किसी जासूसी कहानी की तरह थी जी। अता ने जरा तवक्कुफ के बाद बात जारी रखी। मैं और मेरे दोस्त इस जानकारी तक पहुंचे कि इलाहाबाद के आसपास कम से कम 8 जगह ऐसे जुड़वा भट्टे मौजूद हैं। अब इनमें से हमारी मतलूबा जगह कौन सी थी? फिर नूरी ने एक और जानकारी दी। इसने हमें बताया कि ये और बाकी साथी जहां छुपे हुए थे वहां से दिन में 3-4 बार रेलगाड़ी भी गुजरती थी। रेलवे लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। नूरी की इस दूसरी जानकारी ने हमें सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर मतलूबा जगह तक पहुंचा दिया। हमारे अंदेशे के मुताबिक इकबाल साहब, अजय साहब और बाकी खवातीन मिस्मार भट्टे की खोलियों में मौजूद नहीं थे। नूरी के लापता होने के बाद वो जगह छोड़ गए थे, मगर फिर किस्मत ने यावरी की। जब हम दोनों दोस्त वापस जा रहे थे, अचानक अजय साहब गन्ने के एक खेत में से निकलकर हमारे सामने आ गए। इन्होंने अपनी गर्म चादर के नीचे भरा हुआ माउजर पकड़ रखा था। मैं समझता हूं कि इस समय हम कोई भी हरकत करते तो हमें उड़ा देते। बहरहाल हमारी और उनकी गलतफहमी जल्द ही दूर होगी। अजय साहब को पता चल गया कि हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं और नूरी हमारे पास बिल्कुल महफूज है। हमें भी यकीन हो गया कि हमारी भी मुलाकात नूरी के साथी अजय साहब से ही हुई है। इकबाल, मैडम सफूरा, सफिया और बच्चा मालगाड़ी के एक खराब डिब्बे में पना लिए हुए थे। मैं इन सबको लेकर अपने सिख दोस्त लाल सिंह के घर आ गया और आसमा को ये खुशखबरी सुनाई। मैं एयरलाइन में स्टीवार्ड के तौर पर काम करता हूँ। मेरे ससुर भी एयर इंडिया में हैं। आसमा बहन की ये पुरजोर ख्वाहिश थी कि मैं न सिर्फ इकबाल साहब और तीनों खवातीन के सफरी कागजात तैयार करवाऊं, बल्कि इन्हें खुद पाकिस्तान छोड़कर भी आऊं। मुझे पता था कि ये सफरी कागजात फर्जी नामों से हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि ये बड़े ही अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं। इनको तैयार करवाने में मुझे कुछ ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। अल्लाह ने भी मदद की और अब हम आपके सामने हैं। इमरान ने कहा, अता, हम तो इन लोगों को ढूंढने के लिए लंबे चौड़े प्लान बना रहे थे। तुमने एकदम नमूदार होकर हमारी मुश्किलें आसान कर दी। अता ने जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने और आसमा ने कोई एहसान नहीं किया आप पर। एहसान तो आपने किया है, मुझे सब मालूम है इमरान भाई। फिर अता ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाया। आसमा ने यह खत भी दिया है आपके लिए। इमरान ने लिफाफा खोलकर खत पर एक सरसरी नजर डाली और फिर उसे जेब में रख लिया। हम लोग नूरी की चोट पर तबसा करने लगे। इसकी कलाई की बड़ी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। यह चोट इसे तब लगी जब डीएसपी सज्जाद महल इससे मारपीट कर रहा था। फिर वो इसे दूसरे कमरे में ले गया और उसकी चोट की परवाह किए बगैर इससे ज्यादती की कोशिश की। ये कोशिश आसमा ने नाकाम बनाई और सज्जाद को अस्पताल पहुंचा दिया। हम रात गए तक बातों में मसरूफ रहे और एक दूसरे को अपने हालात से आगाह करते रहे। अगले रोज नाश्ते के बाद यह सिलसिला फिर शुरू हो गया। हमने इकबाल और सफूरा को इस मेगा क्विज शो के बारे में बताया, जिसकी वजह से हमारी जान डीएसपी माहौल और इंडियन जेल से बची थी। मेगा शो की तफसीलात जानकर इकबाल और मैडम सफूरा भी हैरान हुए। दोपहर के वक्त जरा तन्हाई मिली तो मैंने इमरान से आसमा के खत के बारे में पूछा। उसने झट खत निकाल कर मेरे सामने रख दिया। आसमा ने लिखा था, इमरान भाईजान, मुझे ठीक से कुछ पता नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है। बस अंदाजा सा है कि आपकी जान सज्जाद से छूट गई है और आप शायद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अल्लाह करे मेरा यह अंदाजा दुरुस्त हो और मेरा यह खत भी अता के जरिए आप तक पहुंच जाए। 2 साल पहले आपने मेरे लिए जो कुछ किया था, मैं इसे जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। आप अनोखे हैं इमरान और आपकी हर अदा अनोखी है। आपने सज्जाद की जिंदगी बचाने और मेरी जिंदगी संवारने के लिए खुद को बिला तरद्दुद पुलिस के हवाले कर दिया था, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। हालांकि ये बहुत बड़ी बात थी। आपकी सारी जिंदगी इंडिया की किसी जेल में गुजर सकती थी। आपके इस एहसान का बोझ ही कम नहीं था कि पिछले महीने आपने इस एहसान को दोहरा दिया, मेरे सर की कसम को पूरा किया और खुद को सज्जाद की सख्ती और बेहिसी के हवाले कर दिया। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं सच कहती हूं, मुझे अल्फाज नहीं मिलते। 2 साल पहले जब सज्जाद का छोटा भाई और मेरा देवर अंदर पाकिस्तान में एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था, तो मेरे दिल में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मैल सा आ गया था। लेकिन आज मैं अपनी इस कैफियत के बारे में सोचती हूँ तो शर्मिंदगी होती है। अब एक पाकिस्तानी है और इस एक पाकिस्तानी ने मेरे दिल का सारा मैल धो दिया है। मुझे हर उस शख्स से मोहब्बत करना सिखा दी है जिसका ताल्लुक सरहद पार के उस इलाके से है। अब हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं और रहेंगे। सख्त बीमार रहने के बाद सज्जाद भी अब कुछ बदले बदले से लगते हैं। काश एक वक्त ऐसा आए जब मैं इन्हें आपके पास लेकर आऊं और वो आपसे मुआफी मांगे
और इस अनोखे एहसान का शुक्रिया अदा करें जो आपने 2 साल पहले इन पर किया था। मैं खत पढ़ चुका तो इमरान बोला, इस खत में 2 बातें गलत हैं। वो क्या? एक तो वो उम्मीद गलत है जो आसमा ने इस खड़ूस सजाद माहौल से लगाई है, बहुत मुश्किल है कि वो सीधा हो सके। और दूसरी गलत बात, उसने फिर भाईजान लिखा है। इमरान ने ठंडी सांस ली और किसी उल्लू की तरह उदास नजर आने लगा। करीबन 24 घंटे हमारे साथ गुजारने के बाद अताउर रहमान जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से वापस चला गया। उसके जाने के बाद ही कुछ देर बाद जान मोहम्मद साहब आ गए। इन्हें अभी तक मालूम नहीं था कि इकबाल, मैडम सफूरा और नूरी वगैरह बखैरियत वापस आ चुके हैं। वो परेशान थे। उन्होंने कदरे पश्चिमा लहजा में कहा, रेयान से ये उम्मीद नहीं थी। खेल में हार जीत तो होती है, इसे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी, या हमें कम से कम इतना ही बता देता कि तलाश का काम किस स्टेज पर पहुंचा है। मेरा ख्याल है कि आपका इससे राब्ता नहीं हो सका। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है वो राब्ता करेगा जरूर। शायद अभी तक वो अपनी शिकस्त और मारियानी के फतेह के सदमे से बाहर नहीं आया। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि साथ वाले टीवी लाउंज से मैडम सफूरा की चिल्लाती हुई आवाज आई, इमरान, ताबिश इधर आओ, देखो ये क्या न्यूज आ रही है। हम लपकते हुए टीवी लाउंज में पहुंचे। जान मोहम्मद साहब भी हमारे साथ थे। टीवी चैनल पर एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। मैडम सफूरा ने लर्जा आवाज में कहा, जहाज गिर गया। प्राइवेट जेट फाल्कन 900C, ये वही है जिसका तुमने बताया था। ओह माय गॉड, ये देखो नीचे पट्टी में तफसील भी चल रही है। हम भी सख्ता ज़दा देखते रह गए। ये CNN था। न्यूज कास्टर कह रहा था, हमारे ज़राए के मुताबिक ये लग्जरी जहाज चंद ही रोज पहले मिस्टर बेफेलो की मलकियत में आया था। वो अपनी एक खातून दोस्त और 2 दीगर साथियों के साथ इस त्यारे पर बर्मिंघम से हैम्बर्ग जा रहे थे। इन चारों के अलावा अमले के 3 अफराद भी इस लग्जरी त्यारे में सवार थे। याद रहे कि मिस्टर बेफेलो होटलिंग और कैसीनोज के कारोबार में एक जानी पहचानी शख्सियत थे। वो कैसीनोज की एक इंटरनेशनल चैन के मालिक थे जिसको नाइट राइड्स के नाम से याद किया जाता है। मिस्टर बेफेलो की उम्र 45 साल थी। इन्होंने अपने पसमानगान में इमरान ने चैनल बदला। ये VOA था। यहां भी यही खबर मौजूद थी। एक पहाड़ी पर त्यारे का सुलगता हुआ मलबा दिखाया जा रहा था और इमदादी कार्रवाइयां हो रही थी। न्यूज़कास्टर बता रहा था कि त्यारे में सवार 7 अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसने हलाक शुदगान के जिमन में त्यारे की एयर होस्टेस का जिक्र भी किया जो एक मारूफ मॉडल गर्ल भी थी। हम करीबन आध घंटे तक सख्त हैरत के साथ इस हादसे की खबरें सुनते रहे। फिर तवक्का के अन मुताबिक वो खबर भी आ गई जो अभी तक नहीं आई थी। एक इंग्लिश न्यूज चैनल ने बताया कि इतलात के मुताबिक मिस्टर बेफेलो बॉयड ने यह 3 इंजन वाला जेट जहाज जुए की किसी बड़ी बाजी में जीता था। इस बाजी या कह लें कि इनामी बाजी में कई ऐसे मारूफ अफराद ने हिस्सा लिया था जिनका ताल्लुक कैसीनो के कारोबार से है। इनमें मिस्टर बेफेलो के कारोबारी हरीफ मिस्टर रेयान विलियम भी शामिल थे। इतलात के मुताबिक मिस्टर रेयान विलियम का भतीजा थोड़े से मार्जिन के साथ यह मुकाबला जीत नहीं पाया था। कुछ देर बाद हमने टीवी बंद किया और तबसरे में मसरूफ हो गए। इमरान बोला, इसको कहते हैं बाल बाल बचे। हमारा आखिरी जवाब दुरुस्त होता तो आज यकीनन बेफेलो के बजाय वो मोटा रेयान विलियम आन जहानी हो चुका होता। जान मोहम्मद साहब ने सिगरेट का तवील कश लेकर खोई को नजरों से इमरान को देखा और बोले, मेरा ख्याल है हम कह सकते हैं कि एक बार फिर तुम्हारी लक काम कर गई है। यानी जिसको हम बदकिस्मत समझे थे वो खुशकिस्मती निकली। इकबाल और मैडम सफूरा ने इस बात में सर हिलाया। जान साहब ने कहा, खबरों के मुताबिक बज़ाहिर ये फाल्कन तकनीकी खराबी की वजह से तबाह हुआ है। क्विज शो के रोज ये तकनीकी खराबी किसी के हिस्से में भी आ सकती थी। मैडम सफूरा ने कहा, मिस्टर बेफेलो की इस त्यारे में ये शायद दूसरी परवाज थी। इकबाल बोला, इसे पहले ही कहना चाहिए। न्यूज के मुताबिक पहली परवाज तो बर्मिंघम शहर के ऊपर थी और बिल्कुल मुख्तसर सी थी, शायद 10-15 मिनट की। इस खबर ने हमें हैरत के साथ साथ सदमे से भी 2-4 किया था। कुछ भी था, ये एक अलमनाक हादसा था, ताहम इसके साथ साथ एक तमानियत के एहसास से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। वो शानदार फाल्कन रेयान विलियम के हिस्से में नहीं आया था। रेयान विलियम, उसका भतीजा गैरी या फिर हम में से भी कोई इस हादसे का लुकमा बन सकता था। करीबन 1 घंटे बाद जान मोहम्मद साहब के सेल फोन पर मिस्टर रेयान विलियम की कॉल आ गई। इससे जान मोहम्मद साहब से पूछा कि क्या इन्होंने त्यारे के हादसे की खबर सुन ली है। जान मोहम्मद साहब ने इस बात में जवाब दिया। दोनों में 10-15 मिनट तक इस बारे में बात हुई। फिर जान मोहम्मद साहब ने इमरान से कहा कि रेयान विलियम इससे बात करना चाहता था। इमरान ने बात की। बात करते हुए उसने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। 2 तरफा गुफ्तगू हमारे कानों तक पहुंचने लगी। रेयान की आवाज आई, हेलो मिस्टर इमरान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, और आप? मैं भी खैरियत से हूं, और मैं समझता हूं कि मेरे बखैरियत होने में कुछ न कुछ तुम्हारा भी हाथ है। बज़ाहिर जो कुछ हमारे नुकसान में नजर आ रहा था वो दरअसल फायदे में था। हमें वक्ती तौर पर जरूर शाक पहुंचा, लेकिन अब यूं लग रहा है कि हम इस रोज अपनी सलामती जीत कर उठे थे और बफेलो अपनी जिंदगी हार कर उठा था। बस ये इत्तेफाकात है जमाने के। जरा तवक्कुफ के बाद रेयान विलियम ने कहा, तुम्हारे साथियों का क्या बना? आपको उनका ख्याल कैसे आ गया?
इमरान ने चुपते हुए अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है कि अपनी मसरूफियत की वजह से मैं कुछ दिन तक इस काम की तरफ तवज्जो नहीं दे सका, लेकिन अब मैं फिर से कोशिश शुरू करता हूँ। फिर से कोशिश की जरूरत नहीं जनाब, वो लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं। जो काम आप और हम नहीं कर सके वो एक अकेली औरत ने किया है। जबरदस्त मिस्टर इमरान, ये खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है। कैसे हुआ ये सब? जैसे आप हमें अचानक उठाकर इलाहाबाद से लाहौर ले आए थे, इसी तरह इन लोगों को भी खुदा का एक बंदा मिल गया, वो इन्हें यहाँ ले आया। इमरान और मिस्टर रियान विलियम के दरमियान कुछ देर तक मजीद बात हुई। आखिर में रियान ने कहा, इमरान, हमारे दरमियान राब्ता रहेगा। मुझे इस वाक़े पर भी बहुत अफसोस है जो लाहौर में तुम्हारे और मेरे दोस्त फोर्ड के दरमियान पेश आया। मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं जी, जो हो गया वो हो गया। ये अगले रोज की बात है। मैं और इमरान एक ही कमरे में सो रहे थे। मैं हस्बे मामूल फर्श के सख्त बिस्तर पर था। सोने से पहले मैंने करीबन 2 घंटे तक मार्शल आर्ट की कड़ी मशक की थी। इस वक्त थक कर चूर हो रहा था। ऐसी थकन अब मुझे तकलीफ के बजाय राहत देती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मैं अपने इस जिस्म को सजा दे रहा हूं जिसने माजी में मुझे सुस्ती, बुज़दिली और जिल्लत की तारीक गारों में फेंक रखा था। परुंदा जैकी के फलसफे के मुताबिक मैं अपनी जात से लड़ता था, अपने नफ्स को मारता था। मेरी खुराक बहुत सादा हो चुकी थी। मैं सादा तरीन लिबास पहन रहा था और मौसम की शिद्दत से नाबुर्द आजमा होना मेरा मशगला बन चुका था। आतिफ फराह और जलानी मेरी तब्दीलियां देख देख कर हैरान होते थे। मोबाइल की घंटी ने मुझे बेदार किया। इमरान बिस्तर पर सो रहा था। ये उसके मोबाइल की घंटी थी। मैंने स्क्रीन पर नाम पढ़ा। रियान विलियम का नाम देख कर मैं चौंका। मैंने इमरान को जगाया। क्या हुआ? वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। तुम्हारे अब्बा जी का फोन है, मैंने उसे मोबाइल थमाते हुए कहा। उसने मैं स्क्रीन पर नाम देखा और बुरा सा मुंह बनाकर कॉल रिसीव की। हेलो इमरान, दूसरी तरफ से पूछा। क्या? जी मैं बोल रहा हूँ। क्या मलका अल्जबत कातलाना हमले में मारी गई हैं? इमरान ने आखिरी फिक्रा उर्दू में कहा। क्या कहा तुमने? रियान विलियम ने पूछा। मैं पूछ रहा हूँ इतनी रात गया आपका फोन? बात कुछ ऐसी है। रियान की आवाज में हल्का सा जोश था। मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन था, इसलिए उसकी आवाज भी मुझ तक पहुंच रही थी। क्या आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? रियान विलियम की आवाज उभरी। मैं लक पर भरोसा करने वाला शख्स हूँ और मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे तुम्हारी लक पर भरोसा है। यह भरोसा क्यों था? इसलिए कि मैं लकी बंदे को पहचान लेता हूँ। मेरी सलाहियत ने मुझे कम धोखा दिया है। इमरान मुस्कुराया। क्या आपने मुझे यही बताने के लिए आधी रात को फोन किया है? तुम्हारे लिए आधी रात होगी, लेकिन यहाँ अमेरिका में दोपहर है। एक बड़ी चमकीली और खुशकिस्मत दोपहर। खुशकिस्मत दोपहर? इमरान ने पूछा। हाँ इमरान, तुम्हें पता है ना कि आखिरी सवाल का जवाब गलत होने की वजह से हम मुकाबले के इब्तदाई इनाम पर आ गए थे। यानी बुनियादी इनाम $65,000। पता है गैरी ने इन $65,000 का क्या किया? क्या किया? इसने कैलिफोर्निया में यूं ही राह चलते चलते इन $65,000 के लॉटरी टिकट खरीद लिए। इस रियासती लॉटरी के लिए 4 बड़े इनाम निकलते। गैरी का दूसरा बड़ा इनाम निकला है। पता है ये कितना है? कितना है जनाब? $8 मिलियन है। पूरे $8 मिलियन है। रियान की आवाज खुशी से कांप रही थी। तुम लकी हो भाई, मुझे पहले भी इसमें शुबा नहीं था, अब भी नहीं है। आप मेरे लिए इस तरह का गुमान करते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। इमरान का लहजा रूखा फीका था। मैं बहुत जल्द फिर पाकिस्तान आ रहा हूँ। प्रोफेसर रिची भी मेरे साथ होगा। कुछ और काम भी है, लेकिन सबसे अहम काम तुमसे मिलना होगा। कुछ देर बाद यह बातचीत खत्म हुई तो इमरान ने तकिए से टेक लगाकर गहरी सांस ली और बोला, दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। ये तो वाकई चमत्कार हुआ इमरान। जो बदतरीन हार नजर आ रही थी वो एक मुनासिब जीत में बदल गई है। हम कह सकते हैं कि जो $65,000 इस इनामी मुकाबले में जीते गए वो $65,000 नहीं थे, वो $8 मिलियन थे, करीबन 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। कहने को तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है जिगर। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने कहा है ना कि इत्तफाकात हैं जमाने के। अब प्रोग्राम क्या है? मेरा मतलब है कल का प्रोग्राम। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात हुई या नहीं? किसकी बात कर रहे हो? शाहीन की और किसकी? तुम्हारी सर्कस की साथी, मौत के कुएं की साथी और शामों और राहतों की साथी। यह आखिरी बात तुमने बिल्कुल गलत की है। मैं न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा हूँ। तुम पर तौहीने चैनल का मुकदमा हो सकता है। शामों तक तो बात ठीक है, लेकिन वो मेरी रातों की साथी नहीं है, बल्कि कोई भी रातों की साथी नहीं है। ये बाब अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। चलो जो भी है, लेकिन कुछ तो खौफे खुदा करो। तुम्हें 24 रोज हो गए हैं लाहौर में कदम रखे हुए, लेकिन अभी तक किसी शक्ल भी नहीं दिखाई। मैंने अभी शक्ल दिखाई ही किसे है? अभी तो मैं लाहौर से भी ठीक तरह से नहीं मिला। मेरे गली कोचे, मेरे लोग, मेरे बाजारों की रौनकें, सब कुछ मुझसे दूर है। यहाँ आते ये रियान विलियम वाला टेंटा खड़ा हो गया था। तुम्हें पता ही है सब कुछ। चलो ठीक है, कल लाहौर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और मेरे ख्याल में ये एक तीर से 2 शिकार वाली बात होगी। इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं। बच्चों के लिए हर बात का समझना जरूरी नहीं होता। कई बातें और फिल्में सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए होती हैं।
ठीक है ताया जी, मैंने कहा। यार एक बात कभी मेरी समझ में नहीं आई, ये 18 साल की हद क्यों रखी गई है? क्या इस उम्र में बंदा बहुत मजबूत हो जाता है? ये तो बहुत तूफानी उम्र होती है। हद होनी चाहिए 35 साल, 40 साल या फिर 88 साल से ऊपर। यूं बेरहरवी का कोई खतरा तो नहीं रहेगा। खतरा तो फिर खतरा होता है। मैं मुस्कुराया। तुम अपने आबाओ अजदाद का कोई तजर्बा बयान कर रहे हो? मैं आम बात कर रहा हूं। मैंने घोंसा ताना तो वो उछल कर बेड से नीचे जा खड़ा हुआ।